Hello friends, 10th standard English medium. Welcome back to my class of social science. ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी 8th लेसन पढ़ रहे हैं, natural resources, the lesson which we have been discussing. Okay, in the previous two lectures we have all understood the meaning of resources and the types of resources. Okay, in the second part of the lecture we also understood the types of soil, and this is going to be the last part of this chapter. Okay, और इस लास्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में. ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल इरोजन. आपको अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना है और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 पे हम पढ़ रहे हैं अभी. तो सॉइल इरोजन को समझते हैं सबसे पहले. Erosion means the transportation of land particle from one place to another with the help of moving air and water. ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इरोजन का, जिसको आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना है. अब इसको समझते हैं हम इजी वे में कि इरोजन का क्या मीनिंग है. ओके, लैंड पार्टिकल्स जो जमीन के ऊपर स्थिर होते हैं जनरली, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना. ट्रांसपोर्टेशन होना यानी एक से दूसरी जगह पे चले जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ये ट्रांसपोर्टेशन किस चीज के जरिए होता है? विंड या वाटर के जरिए होता है. बहती हवा या तो फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, उसके जरिए अगर डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं जो एक से दूसरी जगह पे भारी मात्रा में चले जाते हैं, तो उसी इवेंट को हम सॉइल इरोजन कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन नाउ. ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो बुक में लिखा है उसके हिसाब से, द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन इन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लैंड टू अदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस. सॉइल इरोजन के लिए जनरली ओके ज्यादा करके नेचुरल फोर्सेस जो है वो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं. हाँ, कई बार हमारे कुछ एक्टिविटीज की वजह से भी सॉइल इरोजन होता रहता है, जैसे कि हम पेड़ पौधों को काटते रहते हैं और जमीन को खुली छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन जो होता है वो उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, फास्ट वे में सॉइल इरोजन होता है. ठीक है, इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर. हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जमीन का यानी कि सॉइल का ऊपर का लेयर बनने, जो कि बहुत ही थिन लेयर होता है, उसको बनने में काफी समय लगता है. ठीक है, और इरोजन होने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है. सो वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ यू नो सॉइल प्रिजर्वेशन, क्योंकि सॉइल प्रिजर्वेशन की वजह अगर हम करेंगे तभी जाके हमारा जो सस्टेनेंस है लाइफ का वो इजी हो जाता है. ठीक है, सो इफ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और स्टॉर्म इवेंट, the agricultural production decreases. Okay, ये कॉमन फैक्ट है कि सॉइल इरोजन अगर स्पीडी वे में होता रहा और कंटिन्यूअसली होता रहता है, सालों तक होता रहता है, तो हमारे लिए वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो इसलिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना जरूरी है. किस तरह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, अब वो हम समझेंगे, जिसके मेन पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं. ओके, कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना किस तरीके से पॉसिबल है. सबसे पहले है कंट्रोल ग्रेजिंग एक्टिविटी. जितना हो सके उतना शॉर्ट मेथड में मैंने लिखा है. ग्रेजिंग एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है? ओके, कि जो एनिमल हस्बेंड्री का ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए जो लोग होते हैं, गांव के लोग खास करके, जिनके पास बहुत सारे एनिमल, भेड़ बकरियां, गाय भैंस वगैरह होती, तो अपने एनिमल्स को खुराक खिलाने के लिए वो ग्रेजिंग करवाते हैं जमीन के ऊपर. तो फॉरेस्ट का जो यानी डीप फॉरेस्ट का एरिया होता है, वहां पे ले जाते हैं और बड़ी संख्या में उनके एनिमल्स होते हैं जो हर रोज ग्रेजिंग करते हैं, और इसकी वजह से जमीन का जो ऊपर का लेयर जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है और खुला हो जाता है. उसकी वजह से सॉइल इरोजन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है. Such kind of area is very vulnerable for the soil erosion by wind or flowing water.
इसलिए ग्रेजिंग के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन्स. द सेकेंड पॉइंट इज प्लांटेशन इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रीजन. ओके, स्लोपी रीजन यानी कि स्लोप वाला जो एरिया होता है वहां पे प्लांटेशन कंट्रोल मेथड में करना बहुत जरूरी है, ताकि ऊपर का पानी नीचे आसानी से जो बह जाता है स्लोप होने की वजह से वो बह ना पाए, और उसके बहने की जो स्पीड है एटलीस्ट उसको हम कंट्रोल कर सके, कम कर सके. इसलिए वहां पे कंट्रोल मेथड से प्लांटिंग करना जरूरी है. ठीक है, ये कंट्रोल मेथड का प्लांटिंग यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल मेथड ऑफ प्लांटिंग. तो उसका मीनिंग क्लियर है कि मिट्टी के छोटे छोटे बंड्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक छोटी लेवल की एक वॉल बनाई जाती है और उसके अंदर हम प्लांटेशन करते हैं. ठीक है, और एक कोशिश होती है कि उसके अंदर जो पानी डाला जाता है प्लांट्स को पिलाने के लिए, ठीक है, उसका जो नरिशमेंट करने के लिए जो पानी डाला जाता है वो पानी बह के नीचे ना आ जाए या तो कहीं और पे बह के चला जाए. अगर जगह जगह पे ऐसी स्लोपी रीजन में अगर कंट्रोल मेथड से प्लांटिंग किया जाता है तो सॉइल इरोजन कम हो सकता है, काफी हद तक कंट्रोल में हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड. जो बंजर जमीन है, फैलो लैंड यानी ऐसी जमीन जहां पे बेसिकली कुछ नहीं है. ठीक है, तो वहां पे एफर्ट्स करके जितना हो सके उतने ज्यादा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करना चाहिए. वहां पे पेड़ पौधे उगाने चाहिए क्योंकि वैसे भी वो जमीन बंजर पड़ी है. ठीक है, तो उससे हमें सॉइल इरोजन को रोकने में तो हमें फायदा होता ही है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, वो उसके लिए भी यानी हमारा लाइफ सस्टेनेंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी वो काफी फायदेमंद स्टेप है. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप टू प्लांट ट्रीज wherever we find the fallow land. नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स. चेक यहाँ पे CHEC के चेक यानी रोकना. ठीक है, जो रिवर के ऊपर ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है हमेशा, खास करके ऐसी रिवर्स जिसका फ्लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लगभग 12 महीने वहां पानी भरा हुआ रहता है और उसी एरिया में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, रेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे रिवर के ऊपर चेक डैम्स बनाने चाहिए. वी शुड ट्राई, like it is the government's responsibility by the way. Okay, they should try and construct check dams on such rivers so that they can control the flow of the river. And they can also divert in case if there is an excess water in the river. They can also make the arrangement of diverting the river flow to some other areas where the river water is needed, where there is the dry areas where the river water is badly needed. ठीक है, इसलिए वो चेक डैम को कंस्ट्रक्ट करना वो भी बहुत फायदेमंद है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज डीप कल्टीवेशन टू रिड्यूस स्पीड ऑफ वाटर. ओके, ये फार्मर्स के लिए जरूरी कि जो फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं मॉनसून सीजन में, तो उनको कल्टीवेशन कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जमीन का जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, उसका अच्छी खासी डेप्थ तक उनको कल्टीवेशन करना चाहिए, ताकि अगर उस जमीन के ऊपर जो पानी गिरेगा, क्रॉप्स के ऊपर वो पानी डालेंगे तो वो पानी काफी नीचे तक यानी डेप्थ तक जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर से पानी बह के आगे नहीं चला जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल है उसको लेके वो आगे बहकर नहीं जाएगा. सो डीप कल्टीवेशन okay on the soil is also a very very helpful step in order to control the soil erosion. okay, तो ये थे सारे स्टेप्स. टेक्स्ट बुक में भी वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पेज नंबर 64 पे 5 स्टेप्स लिखे गए हैं, द मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. ठीक है, तो आप वो स्टेप्स भी याद रख सकते हो और ये स्टेप जो मैंने लिखे वो भी लगभग वैसे ही है. In either way, both are very much similar things for us to remember. Okay, so short question या तो ऐसा short note ये question आ सकता है. What is soil erosion and what are the measures to stop soil erosion? This is a very very important question. Okay, in like in terms of preparing for the board examination.
अब हम समझेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को किस तरह से देखभाल उसकी रखनी चाहिए, उसको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। कंजर्वेशन का मीनिंग इसी चैप्टर में हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन सॉइल को कंजर्व करना यानी क्या होता है वो हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वी आर ऑन पेज नंबर 65। Okay, what is the meaning of soil conservation? Soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. Okay, यहाँ पे मिट्टी को हमें धुलने से तो बचाना ही है, इरोजन से तो बचाना ही है, लेकिन साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी को भी बरकरार रखना है, मेंटेन करना है। So that's what soil conservation means. इस डेफिनेशन को आपको अंडरलाइन करना है। Soil conservation is directly connected to retain the soil particles and their original roots. जैसे आगे मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे सॉइल पार्टिकल जनरेट होता है यानी बनता है और उसी जगह पे सॉइल पार्टिकल्स पड़े रहते हैं काफी सालों तक, लेकिन जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है एक से दूसरी जगह पे तो हम उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ये सॉइल इरोजन ना हो वैसा एफर्ट करने की जो हमारी जो एक एफर्ट होता है उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। और साथ ही साथ में सॉइल कंजर्वेशन का एक डीप मीनिंग ये भी है कि साथ में हम सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं। ओके, डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अलग अलग एरियाज में वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में सॉइल कंजर्वेशन के लिए अलग अलग मेथड इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जितना फैसिलिटी जिसके पास होता है उस हिसाब से वो पर्सन या तो वो कंट्री सॉइल कंजर्वेशन के लिए एफर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कॉमनली कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए, तो वो पॉइंट की चर्चा अब हम करेंगे जो बोर्ड में इस तरफ मैंने लिखे हैं। These are some of the vital points of soil conservation. Okay? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेज नंबर 65 का जो फिगर 8.6 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि वो फिगर को अगर आप क्लोजली स्टडी करोगे तो हमें पता चलेगा कि सॉइल इरोजन बेसिकली कौन कौन से तरीके से होता है। ओके, और वहां पे एक्सप्लेन किया गया है मेथड को, फिगर के थ्रू मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पहली जो फिगर है उसमें लिखा है कि surface runoff water flows water over the slopes. So in order to understand first, okay, we need to understand कि हमारे वैसे ये जो लगातार होने वाली प्रक्रिया है लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते इतना ज्यादा, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जो जमीन का सरफेस होता है उसके पार्टिकल जो है पानी की वजह से रन ऑफ हो जाते हैं। ओके, लेकिन अगर इसी सरफेस के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग अगर किया जाए टेरेस्ड स्लोप्स बना के, तो ये रन ऑफ जो होता है पानी का रन ऑफ जो हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो पार्टिकल्स वो बह के दूर चले जाते हैं वो नहीं होगा। ओके, जो नीचे का फिगर का जो हिस्सा है उसमें एक्सप्लेन किया गया है वाटर हैविंग फास्टर फ्लो percolates less in soil। जो पानी जिसका फ्लो ज्यादा है, हम एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि जब बारिश का सीजन आता है, बहुत भारी बारिश होती है, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं हमें ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि बहुत पानी गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, लेकिन सारा पानी जो है वो जमीन के नीचे पर्कोलेट्स नहीं होता है। ठीक है, वो जमीन जो है सारे पानी को सोखती नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो स्लोपी रीजन है और पानी जैसे ही गिरता है वो बह के दूर कहीं और पे चला जाता है। जो नीचाई वाला एरिया होता है वहां पे पानी बह के चला जाएगा। लेकिन ऐसे एरिया के ऊपर अगर फिगर के सामने आप दोबारा देखिए, अगर जो लिखा है उसके मुताबिक वाटर accumulated on the terraces percolates slowly and raises the groundwater level। ऐसे एरिया में अगर टेरेस फार्मिंग की जाए, टेरेसेस यानी कि सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर अगर वहां पे बनाया जाए जमीन के ऊपर, तो ये पानी की बह जाने की जो एक टेंडेंसी है ऐसे एरिया से वो कम हो जाएगी और बहुत हद तक वो रिड्यूस होगी।
Okay, so these are the ways that can explain us, like in case if we practically implement these ways, it would be greatly helpful to us to ensure the soil conservation. Soil conservation के लिए जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखे हैं पेज नंबर 65 के ऊपर, और बोर्ड पे भी लिखे गए हैं, उसको एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है plant more trees as the roots hold up the soil particles। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जितना हो सके उतना ज्यादा, जहां पे भी हमें जगह मिलती है, जहां पे अच्छी जमीन हमें दिखती है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ के जो रूट्स जमीन के नीचे तक अंदर तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं, तो उसमें एक कैपेबिलिटी होती है मॉइस्चर को या तो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड अप करने की, उसको जकड़ के रखने की जो एक क्षमता होती है, उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स वहीं पे रहेंगे, वो बह के आगे नहीं जाएंगे, यानी सॉइल इरोजन नहीं होगा अगर हम प्लांट यानी ट्रीज को ज्यादा उगाएंगे, ज्यादा प्लांट करेंगे। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप। सेकेंड इज प्लांट सीरीज ऑफ ट्रीज नियर डेजर्ट रीजन टू स्टॉप विंड्स विद मोर वेलोसिटी। ओके, खास करके डेजर्ट रीजन, ओके, जहां पे सूखा एक रेत के जैसी जमीन है और एकदम खुला एरिया है, और वैसे भी उस एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी के साथ, बहुत ही स्पीड में विंड जो है वो बहती है, इसलिए ऐसे डेजर्ट एरिया के आसपास, ठीक है, डेजर्ट के अंदर हम नहीं कर सकते, लेकिन डेजर्ट एरिया के आसपास एक ऐसा सीरीज ऑफ ट्रीज उगाना चाहिए, लिटरली पेड़ों की एक ऐसी बाउंड्री बना देनी चाहिए जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। वो पेड़ जो है बहुत सारे भारी मात्रा में, अगर बहुत नंबर ऑफ ट्रीज अगर लगाए गए हैं तो वो हवा को रोक लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो कम हो जाता है। वो डेजर्ट खास करके आगे की जमीन में फैलता हुआ वो अटक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि डेजर्ट अगर ज्यादा आगे बढ़ता है जमीन के ऊपर, उसके पार्टिकल्स बिखेर जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डाइवर्ट फ्लो ऑफ रिवर्स इन ड्राई रिवर बेड्स। ओके, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी रिवर जहां पे पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, 12 के 12 महीने, या तो उसमें फ्लड आता है या तो उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ऐसी रिवर का जो फ्लो है उसको डाइवर्ट करना चाहिए, और जनरली ऐसे एरिया में जो कि ड्राइनेस वाला रीजन है, जो सूखा रीजन है, वहां पे ऐसी रिवर्स का फ्लो कैसे भी करके हमें डाइवर्ट करना चाहिए। और उसको डाइवर्ट करने का एक जरिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैनल्स बना के उस रिवर का फ्लो डाइवर्ट हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका हम देख सकते हैं कि यहाँ से नर्मदा रिवर हमारे से इस एरिया से काफी दूर है, ठीक है, मध्य प्रदेश में से उसका ओरिजिनेशन होता है, लेकिन फिर भी नर्मदा रिवर का फ्लो यहाँ तक आता है क्योंकि कैनल्स के जरिए उसका फ्लो जो है वो यहाँ तक हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टॉपिंग द soil erosion and ensuring the soil conservation also. Okay, next one is unrestricted pasturing should be stopped. पास्चरिंग का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। ओके, पास्चरिंग यानी फार्मिंग के लिए कोई फार्मर जो है जिसके पास अपना जमीन नहीं है लेकिन कोई जंगल वाले एरिया में फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए वहां की जमीन को वो साफ कर देता है। वहां पे जो कुछ भी पेड़ पौधे वगैरह उगे हुए हैं नेचुरली उसको काट के उस जमीन को साफ कर देता है, वहां पे फार्मिंग करता है। तो दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज पास्चरिंग। तो वो उसको स्टॉप करना चाहिए क्योंकि उसमें भी क्योंकि अपना फार्मिंग हो जाने के बाद ये फार्मर जो है वो बाद में उस जमीन को अबैंडन कर देगा, उसको वैसे ही छोड़ देगा। आगे जाके ये जमीन जो है उसकी फर्टिलिटी जीरो हो जाने की वजह से उसकी वहां पे वैसे भी कोई पेड़ नहीं उगने वाला है, तो बंजर हो जाएगी ये जमीन। इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग जो है उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है, और या तो उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग
should be implemented। इसके रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं at the bottom of page number 65। as you can see there are color pictures given कि horizontal farming क्या होता है वो आप पिक्चर देख के या समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर शेप का horizontal जमीन के पैरेलल जो है वो फार्मिंग किया जाता है, जिसमें फार्मिंग के लिए टेरेस या तो फिर जो स्टेयर्स होते हैं वैसा स्ट्रक्चर उसको दिया जाता है और उस स्ट्रक्चर पे फार्मिंग किया जाता है। तो उससे भी सॉइल कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली होता है। ठीक है, और टेरेस फार्म वो भी लगभग ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी बड़े और लंबे एरिया में टेरेसेस बनाए जाते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि कर्नाटका में काफी सारे कॉफी के प्लांटेशन हैं, फिर आसाम रीजन में बहुत सारे चाय के बगीचे हैं, ओके, टी गार्डन्स। ठीक है, वो भी टेरेस फार्मिंग के बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। So in case if this way is implemented in order to do the farming, okay, then it can prove to be a very effective measure for soil conservation। और उसके बाद का पॉइंट है humus content should be added to the soil। okay, humus content का मतलब ये है कि जहां तक हो सके सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, वैसे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ठीक है, जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर फर्टिलिटी बढ़ाना है किसी सॉइल का तो उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। जो कुदरती मिनरल्स जो होते हैं उसके जो लाइक सेडिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है कुदरती तरीके से, नेचुरल वे में, then it is known as like organic fertilizer। So such kind of humus, if it is added in the soil, then again the soil conservation can be effectively ensured। Okay, so these are the ways through which the soil conservation can be ensured, and then there are some more ways with it। Okay, methods like horizontal cultivation, terrace farms, ये सब हम implement कर सकते हैं। और ये कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं फार्मिंग के लिए, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। और आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कि जो फार्मिंग किया जाता है तो उसमें क्रॉप्स का जल्दी से आउटपुट लेने के लिए काफी फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन आगे जाके वो सॉइल का फर्टिलिटी जो है बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है। इसलिए ह्यूमस अगर ऐड करना है तो ऑब्वियसली it is strongly recommended that only the organic fertilization be added। Okay, so these are the very effective remedies of conserving the soil, ensuring the soil conservation। Okay, तो ये एक ह्यूमन एफर्ट्स की बात है कि बहुत सारे ह्यूमंस इकट्ठा मिलकर अगर ऐसे एफर्ट करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, बट द कंबाइंड एफर्ट ऑफ मेनी ह्यूमंस, so many humans, okay, is required, and general awareness among the humans is also required in order to ensure the soil conservation। Otherwise जो soil हमें खाना पीना ये वो सब बहुत सारे natural resources वगैरह सब देती है, ठीक है, तो वही सारी चीजें प्राप्त करने के लिए हमें आने वाले समय में मुश्किलात पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए soil conservation हमारे लिए हमारी practical life में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो खत्म होता है। अब इसके नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है पेज नंबर 66 के ऊपर वो आपको करनी है, और आगे मैं आपको बता चुका हूँ कि कैंप पब्लिकेशन ऑफ सोशल साइंस इज I would recommend it as the best book to get for preparing the answers and for writing answers in your notebook। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ओशन पब्लिकेशन का जो रेफरेंस बुक है दैट इज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। सो दिस लेसन कम्स टू एन एंड। ओके, अब नेक्स्ट एसएस के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स का होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर डे।